आज मैं एक टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में मेरे मित्रगणों ने कुछ पूछा है कि इस समय जो वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री के जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं, उन्होंने एक बात कही है कि 2047 तक हमें देश का संविधान बदलने की आवश्यकता है। और उसके बाद जब विरोध हुआ तो उन्होंने अपने वक्तव्य को वापस ले लिया और सरकार ने अपने नेता से पल्ला झाड़ लिया कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है या उनका अपना विचार है, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, सरकार का इनके बयान से कोई संबंध नहीं है। पर जो सरकार ने वक्तव्य दिया है, क्या वास्तव में वो चीज़ सच है? जो विवेक देवराय मोदी जी के जो सलाहकार हैं, उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, क्या हम इस बात पे विश्वास कर सकते हैं कि सरकार ने कहा है कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है और सरकार का कुछ ऐसा प्लान नहीं है कि संविधान को बदलने का? ये बात सच है या झूठ है? मैं इस बात पे कुछ विचार अपने रखना चाहता हूँ। मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूँ कि सरकार की किसी भी बात पर विश्वास करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान है, क्योंकि जो वर्तमान भाजपा सरकार है उसको चलाने वाले भाजपा के नेता नहीं बल्कि आरएसएस है। और आरएसएस पिछले 75 साल से लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि किस प्रकार से भारत देश का संविधान बदला जाए और पुनः यहाँ पे मनुवादी व्यवस्था को कायम किया जाए। और मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको मैं दो भागों में डिवाइड करके बताना चाहता हूँ कि देश में भाजपा सरकार आने से पहले आरएसएस का क्या प्लान था और भाजपा सरकार बनने के बाद में सतत रूप से संविधान को बदलने की क्या प्रक्रिया उन लोगों की चल रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाजपा सरकार के देश में राज्य करने से पूर्व का प्लान। जो आरएसएस का सरकार बनने से पहले का प्लान या योजना जब सरकार नहीं बनी थी तो आरएसएस का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि किस प्रकार से हम अपनी सरकार बनाने में कामयाब हों। उसके लिए उन्होंने 3-4 कार्य किए, जिसमें सबसे पहला कार्य था अभिनव भारत संगठन के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों को करना। अभिनव भारत के माध्यम से आरएसएस ने कुछ आतंकवादी गतिविधियां चलाईं, इस बात को सभी जानते हैं। बाद में जब उनकी पोल खुली तो उन्होंने अभिनव भारत से पल्ला झाड़ लिया और अभिनव भारत पे बैन लग गया। आरएसएस के लोग बड़े ही चालाक थे। इन चीज़ों में काम तो आरएसएस के लोग किया करते थे, लेकिन ये गुप्त रूप से कांग्रेस के साथ मिलके मुस्लिम युवाओं को बदनाम करते थे और मुस्लिम युवाओं को पकड़वा के समाज में ये फैलाने की कोशिश करते थे कि देश में जो आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं उनमें मुसलमानों का हाथ होता है। ज़्यादातर मुस्लिम ये सब कार्य करते हैं और वो पाकिस्तान की आईएसआई से प्रेरित होकर ये सारे कार्य करते हैं। मैं इस बात को नहीं कहता कि ये बात पूर्णतः सत्य है कि आईएसआई से प्रेरित होकर वो लोग काम करते थे। कुछ लोग
हो सकते हैं कि आईएसआई से प्रेरित होकर ऐसा काम करते हो, लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे वो ऐसा नहीं करते थे। उनमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होते थे जो अभिनव भारत के माध्यम से ये आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होते थे। इसका जो उनका मेन उद्देश्य था वो एक तरीके से भारतीय समाज में, भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम दो समाजों के बीच वैमनस्य प्रदान फैलाना, आपसी मतभेद उत्पन्न करना, कि हिंदुओं को ये दिखाना कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं। ये उनका एक उद्देश्य था। इस प्रकार से उन्होंने ये सारे कार्य किए। दूसरा उनका जो कार्य था, आरएसएस मुस्लिम कांग्रेस से मिलके मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करवाती थी। मुस्लिम तुष्टीकरण का मतलब ये तुष्टीकरण भी छद्म तुष्टीकरण था। नाम मात्र का तुष्टीकरण होता तो दिखाई ऐसा देता था कि कांग्रेस सरकार जो है वो ज़्यादातर मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है। इससे क्या हुआ, जो हमारे देश की ज़्यादातर जो हिंदू जनता थी उसके मन में दो विचार आए। एक तो ये कि आतंकवादी गतिविधियों में ज़्यादातर मुस्लिम जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं और वो देशभक्त नहीं होते हैं। दूसरी बात कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों का पक्ष करती है, इसलिए इन दोनों से हिंदुओं का मोह भंग होने लगा और इस चीज़ का सीधा सीधा फायदा आरएसएस के भाजपा को हुआ और 2014 में भाजपा की सरकार बनी। 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद इन्होंने संविधान बदलने की सतत प्रक्रिया अपनाई और ये सतत प्रक्रिया दो प्रकार से थी। भाजपा सरकार बनने के बाद संविधान बदलने की सतत प्रक्रिया, इसको इन्होंने दो भागों में बांटा। पहला SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और मिडिल क्लास को कमज़ोर करके और पूंजीपति प्लस सवर्णों को मजबूत करें। किसी भी देश में जब उस देश का संविधान बनाया जाता है तो बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि उस देश की जनता क्या चाहती है। तो आरएसएस के लोग, मैं समझता हूँ कि मूर्ख तो थे नहीं, वो जानते थे कि हमें एकदम सीधे सीधे संविधान बदलने से पहले देश के मूड को हमें भांपना होगा। और देश के मूड को भांपने के लिए उन्होंने कई सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों के करने के साथ साथ उनको पता लगा कि देश में जो है अभी ये माहौल नहीं है कि हम देश के संविधान को सीधे सीधे बदल पाएँ। इसलिए उन्होंने इन दो भागों में अपने कार्य को बांटा। और पहला जो कार्य था SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और मिडिल क्लास, जो 70 सालों में लोगों ने मेहनत मजदूरी करके जो आगे बढ़े हैं, जो मिडिल क्लास बना है, वो मिडिल क्लास सीधे सीधे देश के संविधान को नहीं बदलने देगा। अभी तो क्या तरीका निकाला जाए कि हम इस संविधान को बदल सके। इसके लिए उन्होंने सोचा कि सबसे पहले हमें इनको आर्थिक रूप से कमज़ोर करना होगा
और आर्थिक रूप से कमज़ोर करना होगा और अपने पक्ष को, जो पूंजीपति और सवर्णों का पक्ष होता है, उसको हमें मजबूत करना होगा। तो इन पक्षों को कमज़ोर कैसे किया जाए, उसके लिए उन्होंने चरणबद्ध तरीके से कुछ योजना प्लान की और उन पर काम किया। सबसे पहला इन्होंने काम किया प्रहार। प्रहार नंबर 1 किया SC/ST एक्ट में बदलाव। SC एक्ट में बदलाव किया, परंतु 70 सालों की मेहनत और बाबा साहब के दिए हुए संविधान की जागृति के कारण दलित समाज इतना जागरूक था कि उन्होंने 2 अप्रैल को एक भारत बंद किया, बहुत तगड़ा आंदोलन किया, जिसकी वजह से सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और सरकार इस प्रहार में असफल साबित हुई। जब इसमें असफल हो गई तो आरएसएस को लगा कि अभी जो दलित समाज है वो इतना सक्षम हो चुका है कि सीधे सीधे हम उसको चुनौती नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने दलित समाज को छेड़ने से बेहतर दूसरे कदम उठाने उचित समझे और उन्होंने दूसरा जो काम किया वो देश के अंदर दूसरा जो प्रहार किया, प्रहार नंबर 2 CAA प्लस NRC कानून बनाए। ये कानून खास करके उन राज्यों में लागू हुए जो हमारे देश के सीमावर्ती राज्य हैं, परंतु भारी विरोध के कारण बहुत से राज्यों ने इस कानून को लागू नहीं किया और सरकार को इसमें भी असफलता हासिल लगी। उसके बाद इन्होंने जो काम किया, जो तीसरा प्रहार था, प्रहार नंबर 3, वो किया नोटबंदी। नोटबंदी एक ऐसा कार्यक्रम था कि जो 70 साल में मिडिल क्लास, OBC, SC, ST के पास जो पैसा आया था, जो उनके पास लगभग 2.5 लाख से ऊपर कैश अगर था, तो वो उनका सारा का सारा क्रैश हो गया। अब बात करते हैं कि जब उनका क्रैश हुआ तो क्या सवर्णों का क्रैश नहीं हुआ? नहीं, मैं समझता हूँ सवर्णों का क्रैश नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि सवर्णों में जो पूंजीपति थे वो बहुत चालाक थे और पैसे को कैसे ब्लैक को बाइट किया जाता है, इसके सारे रास्ते वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। और देखने में भी ये सारी चीज़ें साबित हो रही थी कि गरीब लोग लाइन में लग लग के मर रहे थे, परंतु अमीर लोग जो खास करके सवर्ण वर्ग में आते थे, जिनके पास भरपूर पैसा था, कैश था उनके पास घर रखा हुआ, उनके पैसों को बैंक के अधिकारी घर जा जा के बदल रहे थे। तो इस नोटबंदी में बर्बाद कौन हुआ? नोटबंदी में बर्बाद सिर्फ और सिर्फ SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और मिडिल क्लास हुआ। बाकी के सवर्णों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने चौथा हमला किया। ये चौथा हमला भी बहुजन समाज के ऊपर था, जिसे हम कहते हैं सिविल स्कोर सिस्टम। सिविल स्कोर सिस्टम, ये इस कार्य में, नोटबंदी वाले कार्य में ये पूर्णतः सफल हुए थे। बहुजनों का और OBC वालों का पैसा समाप्त कर देना। सिविल स्कोर सिस्टम क्या है, इसको समझने की बात है कि इन्होंने एक सिस्टम बनाया कि यदि कोई बंदा पैन कार्ड रखता है और वो कहीं से लोन लेता है तो उसका एक सिविल बनेगा। अगर उसका सिविल 750 नंबर से कम है तो उसको कोई लोन नहीं मिलेगा, अगर उससे ऊपर है तो उसको लोन मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, एक छोटे छोटे लोन लेकर SC, ST और OBC वाले
अगर कोई मोबाइल का लेता है, कोई गाड़ी का लेता है, लेकिन अगर 2 किस्तें भी उनकी बाउंस हो जाती हैं तो उनका सिविल स्कोर सिस्टम जो होता है वो एकदम 750 से 600 के करीब पहुंच जाता है। और जब 750 से 600 के करीब पहुंच जाता है, उस कंडीशन में उनको लोन नहीं मिलेगा, कोई भी बैंक लोन नहीं देगी। जबकि आदमी पूरे देश में सारे लोग जानते हैं कि किसी भी इंसान की, किसी की भी आर्थिक स्थिति समान नहीं होती, वो अप डाउन होती रहती है। आज अगर आदमी गरीब है तो कभी पैसे वाला भी हो सकता है, आज अगर उसके पास आर्थिक तंगी है तो उसके पास वो आर्थिक तंगी कुछ समय बाद दूर भी हो सकती है। जब सिविल स्कोर सिस्टम नहीं था तो लोग क्या करते थे कि अगर एक बैंक से कर्जा लेने के बाद अगर वो डिमोशन में आ जाते थे, उनको कुछ तंगी आ जाती थी और उनकी किस्तें नहीं दे पाते थे, वो किसी दूसरी बैंक से लोन ले लेके और कोई कार्य करते थे। कार्य करने के बाद उससे पैसा कमाते थे, पैसा कमा के वो पहले वाली बैंक का भी कर्जा देते थे और नई बैंक का भी कर्जा देते थे, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती थी। लेकिन भारत सरकार ने सिविल स्कोर सिस्टम जब से लगाया है तब से बहुजनों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक छोटे से लोन या 2 छोटे से लोन लेने के बाद में अगर 2-4 किस्तें भी उनकी बाउंस हो जाती हैं तो फिर वो कहीं किसी भी बैंक में लोन नहीं ले सकते और उनके जो हिस्से का पैसा होता है उसको सवर्ण सारे के सारे खा जाते हैं। अब बात करते हैं क्या सवर्णों का सिविल स्कोर खराब नहीं होता? नहीं भाई, उनका सिविल स्कोर क्यों खराब होगा? उनके पास ऑलरेडी पहले से इतनी संपत्ति होती है कि वो छोटा मोटा लोन लेते हैं। और एक जेन्युइन सी बात मैं आपको बताऊं कि सवर्ण कभी भी लोन मजबूरी में नहीं लेता है। सवर्ण अपनी सुरक्षा के लिए लोन लेता है। सवर्ण अपने काले कानून और काले कर्मों को छुपाने के लिए लोन लेता है। तो जो ब्लैक मनी वो लोग कमाते हैं, ब्लैक मनी जो इकट्ठी करते हैं उसको वाइट में कन्वर्ट करने के लिए लोन लेते हैं, तो इसलिए वो बड़ी आसानी से लोन ले पाते हैं। दूसरी बात, वो क्या करते हैं कि उनके पास कोई दुकान या कोई संस्था या कंपनी होती है और कंपनी के नाम पर लोन होते हैं। कंपनी का कोई सिविल स्कोर नहीं होता, इसलिए उनको लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो सिविल स्कोर सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो बहुजन समाज का होता है, SC ST OBC का। मैं समझता हूँ कि सिविल स्कोर सिस्टम जो है आज के समय में सबसे ज़्यादा घातक और सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला बहुजन समाज के प्रति एक षड्यंत्र है और जिसमें सरकार पूर्ण रूप से सफल हुई है। धीरे धीरे सरकार जो है वो इन 4-5 वर्गों को कमज़ोर कर रही है धीरे धीरे, ताकि वो इस लायक हो जाए, इस काबिल हो जाए कि वो सरकार के खिलाफ बोल ना पाएँ, सरकार मनमाने ढंग से जो भी करना चाहे वो आसानी से कर पाए, कोई भी उनका विरोध ना करे। उसके बाद इन्होंने 5वां प्रहार किया, GST। पहले बहुत तरह के टैक्स लगा करते थे हमारे देश में। सरकार ने बड़ी चालाकी से GST लागू किया और कहा कि हम सारे टैक्सों को ख़त्म करके एक टैक्स बना रहे हैं। पर हुआ क्या? ये टैक्स जब लगे तो इन टैक्सों को लगने के बाद अमूमन अब तक लगभग 20 लाख से ज़्यादा कंपनियां बंद हो चुकी हैं। अंदाज़ा लगाइए, जब इतनी कंपनियां बंद हुई हैं तो इनमें काम करने वाले कितने लोग बेरोजगार हुए होंगे। दूसरी बात, ये जो कंपनियां बंद हुई हैं खासकर किन लोगों की थी? ये कंपनियां उन लोगों की थी जो इन 70 साल में अपनी मेहनत से, अपनी खेतीबाड़ी करके कुछ पैसा कमा के और जो व्यापार में आगे आए थे, जिन्होंने कोई दुकान खोल रखी थी, कोई छोटी कंपनी लगा रखी थी, जो विकास करना चाहते थे और देश की मुख्य विकास धारा के साथ जुड़ना चाहते थे। परंतु ये सरकार को कबूल नहीं, क्योंकि सरकार ऑलरेडी नोटबंदी करके OBC का और बहुजन समाज का पैसा निकाल चुकी है, सिविल स्कोर सिस्टम करके उनका लोन का रास्ता बंद कर चुकी है। और उसके बाद उन्होंने GST लगाया ताकि छोटी छोटी कंपनियां जो हैं वो आगे ना बढ़ पाएँ और वो अपने आप में क्रैश हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय GST लागू हुई थी उस समय मैं अकाउंटेंट था और शुरुआत में GST की रिटर्न भरने की तारीख 10 के करीब हुआ करती थी और उस तारीख तक जो था
पैसा सरकार को देना जरूरी था। अगर नहीं देते थे तो एक दिन की पेनाल्टी लगभग 250-500 ऐसे लगती थी। जब अब लोकल और घरेलू उद्योग लगभग समाप्त हो चुके हैं, अब केवल जीएसटी के लिए बड़ी कंपनियां बची हैं। तो बड़ी कंपनियां कोई भी जीएसटी अपने पास से देती नहीं, जो अंतिम उपभोक्ता होता है उससे वो पैसा लेते हैं और उसके पैसे से भरते हैं। और अब आप देखिए कमाल देखिए सरकार का, जिस समय शुरुआत में लगी थी तो जीएसटी भरने की तारीख 10 थी और अब जीएसटी भरने की तारीख 24 है, 20 या 24। पहले जहां 250 से 500 टैक्स होता था, एक दिन का पेनाल्टी होता था, और आज एक दिन की पेनाल्टी 50 रुपये है। एक कमाल की बात है, वास्तव में कमाल की बात नहीं है बल्कि एक जादू है कि किस प्रकार से इन लोगों ने जीएसटी लगा के SC ST OBC को मुख्य धारा में शामिल होने से रोका और उनके व्यापार को पूर्णतः नष्ट कर दिया। इस कार्य में सरकार पूर्ण रूप से सफल हुई। अब इन्होंने देखा कि बहुजन समाज का पैसा खत्म हो गया, उनको लोन नहीं मिलेगा, उनका व्यापार खत्म हो गया। अब इनके पास क्या बचा है कि इनका ख़त्म किया जाए। तो फिर इन्होंने जो है 3 कृषि कानून लेके आए। प्रहार नंबर 6, 3 काले कृषि कानून। ये कानून इतने घातक कानून थे कि यदि 4 साल लागू हो जाते तो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी किसान थे किसी के पास भी 1 बीघा ज़मीन नहीं बचती, सारी की सारी ज़मीन ख़त्म हो जाती, सरकार के अंडर में अंबानी अडानी के पास पहुंच जाती और किसान जो था वो बर्बाद हो जाता। परंतु किसानों ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया और उन्होंने आंदोलन किया। नोएडा और दिल्ली में लगभग 1.5 से 2 साल तक आंदोलित रहे और लगभग 700 से 800 किसान शहीद हो गए। उसके बाद सरकार ने अपने कदम पीछे हटाए, परंतु पूर्ण रूप से इस कानून को निरस्त नहीं किया गया। अभी भी ये पेंडिंग में है, लेकिन लागू नहीं कर पाए। इस कानून में ये लोग असफल हुए। उसके बाद इन्होंने देखा कि अब इन्होंने अपनी ज़मीनें तो बचा ली हैं किसी तरीके से, लेकिन आगे हम इनकी ज़मीनें छीन लेंगे। उसके लिए उन्होंने कानून को पेंडिंग में डाल दिया। 7वां जो इन्होंने प्रहार किया, उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज और बैकवर्ड या हम कहें SC ST माइनॉरिटी के ज़्यादातर बच्चे कहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर रोज़गार पाते हैं। तो सबसे बड़ा रोज़गार का जो हमारे मिडिल क्लास का जो साधन है वो है सेना। तो इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने सेना के अंदर एक योजना लेके आए, अग्निपथ। अग्निपथ योजना के तहत उनका कार्यकाल, जो सैनिक है उनका कार्यकाल 4 साल कर दिया गया। उनको कोई गारंटी नहीं, किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं। इस तरीके से इन्होंने जो सबसे ज़्यादा जहाँ से रोज़गार मिलता था मिडिल क्लास के लिए, उनका वो रास्ता भी बंद कर दिया। इस कार्य में ये पूर्ण रूप से सफल हुए। कुछ लड़कों ने, कुछ युवाओं ने इसका आंदोलन किया, पर इन्होंने बहुत सख्ती से उस आंदोलन का दमन कर दिया। यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि नोटबंदी से नोट गया, सिविल स्कोर से बैंक सिस्टम, लोन लेने का सिस्टम बंद हो गया, जीएसटी से व्यापार खत्म हो गया, 3 कृषि कानून से ज़मीन चली जाएगी, और अग्निपथ योजना से जो हमारा जो सबसे बड़ा साधन था रोज़गार का या देशभक्ति दिखाने का, उसको इन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद इनको लगा कि अब क्या किया जाए कि इन लोगों को कमज़ोर किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने 8वां जो प्रहार किया वो किया महंगाई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ये बात सही है, पर इसके विपरीत हम ये भी कह सकते हैं महंगाई वो हथियार है जिसके द्वारा हम किसी भी समाज को, किसी भी देश की जनता को जीते जी मार सकते हैं। उससे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हथियार से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो महंगाई वो हथियार है कि महंगाई के ज़रिए हम इन
जनता को इस लायक, इस जगह पहुंचा देते हैं कि वो जीते तो हैं लेकिन मरे हुए के समान। आदमी पूरे दिन जो होता है वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए लगा रहता है ताकि हमारे बच्चे भूखे प्यासे ना रहें। और करे भी क्या, क्योंकि जब आदमी का पेट भरा होगा तो वो फिर कुर्सी की तरफ देखने लगता है। इसीलिए ये आरएसएस के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मनुवादी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जनता का अगर पेट भरा होगा, जनता अगर सुखी होगी तो हमारे गलत कामों पे बोलने लगेगी, हमें कोई भी गलत काम नहीं करने देगी। और इस तरीके से इन्होंने महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, 2 से 5 गुना तक। ऐसा नहीं है कि केवल हमारे पेट्रोल और तेल पे ही महंगाई बढ़ी है। अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में बनने वाले सारे प्रोडक्टों की जो महंगाई है लगभग 2 से 5 गुना के बीच हो गई है। आज के टाइम पे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हर आदमी जानता है। इस कार्य में ये लोग पूर्णतः सफल हो गए। उसके बाद इन्होंने सब्सिडी पे रोक लगाई। जो देश के अंदर लोगों को सब्सिडी मिलती थी, नमा प्रहार इन्होंने सब्सिडी पे किया। इस कार्य में भी ये सफल हुए। उसके बाद इन्होंने देखा कि किस प्रकार से अभी कौन से वो रास्ते हैं जिनके माध्यम से जनता जागरूक हो सकती है और हम लोगों पे मतलब जो है एक तरीके से हमलावर हो सकती है। इसलिए इन्होंने सबसे पहले देश के जो स्वतंत्र संस्थान थे उन पे कंट्रोल किया। 10वां प्रहार इन्होंने जो किया, स्वतंत्र संस्थान पर कब्जा, इसमें ये पूर्णतः सफल हुए। जैसे कि बोला जाता है, विपक्ष भी, नेता भी, सारे लोग कहते हैं जैसे ईडी सीबीआई जो है वो सरकार के कब्जे में है। और इनकी क्रियाओं को देखते हुए भी ऐसा लगता है कि हाँ, ये सब के सब जो है वो सरकार के कहने पे ही काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, देश की जो प्रहार नंबर 11 है, मीडिया संस्थान पर कब्जा। देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे हम आजकल गोदी मीडिया के नाम से भी जानते हैं, खास करके उस मीडिया पे सरकार का कब्जा है और वो चाहती है जो हम बोलें वही मीडिया दिखाए, बाकी कुछ दूसरी चीज़ को मीडिया ना दिखाए। होता भी यही है कि मीडिया आज के टाइम पे सरकार की भाषा ही बोलती है, जबकि मीडिया का पहला काम जो है वो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना है और जनता की समस्याओं का उजागर करना है। लेकिन मीडिया इस चीज़ से कोसों दूर है और ऐसा लगता है कि मीडिया सरकार का एजेंडे पे काम कर रही है, आरएसएस के एजेंडे पे काम कर रही है। इसके बाद इन्होंने प्रहार किया नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति लेके आए और अभी तो यहाँ पे लोग जानते भी नहीं है आखिर नई शिक्षा नीति क्या है। कोई भी देश अपने देश के विकास करने के लिए शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर देता है, उसका बजट भी बना के रखता है और शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। परंतु हमारे देश के जो मोदी राज है, या हम कह सकते हैं भाजपा सरकार है, वो शिक्षा नीति में ऐसे बदलाव किए हैं, नई शिक्षा नीति ऐसी बनाई है कि लगभग कई हजार स्कूलों को बंद कर दिया गया है, शिक्षा को महंगा कर दिया गया है और जो प्राइवेट संस्थान हैं, प्राइवेट स्कूल शिक्षण संस्थान हैं, उन लोगों को खुली छूट दे दी गई है कि वो जनता को जिस तरीके से चाहें, जैसे चाहें लूट ले। आज के टाइम पे जो प्राइवेट स्कूल हैं वो एक तरीके से स्कूल नहीं बल्कि सब्जी मंडी के तरह मंडी बन गए हैं। वहाँ से कपड़े से लेके जूता चप्पल किताबें बैग दुनिया भर की चीज़ जो है स्कूलों से ही मिल रही है। सिर्फ
खाने पीने की चीज़ें को छोड़ के बाकी सारी की सारी चीज़ें एक आम आदमी को अपने बच्चे के लिए स्कूलों से ही लेना पड़ती है। मैं समझता हूँ कुछ जगह कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो शायद खाने पीने का मेनू कार्ड भी देने लगे हैं माँ बाप के लिए कि आप अपने बच्चे को लंच में ये खिलाएंगे, डिनर में ये खिलाएंगे, ब्रेकफास्ट में ये खिलाएंगे। ये क्या हो रहा है देश में? ये नई शिक्षा नीति के तहत सरकार क्या कर रही है? ये सारा का सारा जो एक षड्यंत्र है कि लोग जो है पढ़ ना पाएँ, अशिक्षित हो जाएं, अनपढ़ हो जाएं, ताकि कोई उनके खिलाफ बोल ना सके। जो तीसरी चीज़ है वो 13वां जो प्रहार है इनका, वो है शिक्षा को महंगा करना। कुछ समय पहले सरकार जो थी बच्चों को, SC ST OBC वालों को पढ़ाई करने के लिए बहुत सारी छूट देती थी, सुविधा देती, स्कॉलरशिप देती थी, और जो उनकी फ़ीस होती थी वो एक लिमिट के अंदर दायरे में रहती थी। आज के ज़माने में पता चल रहा है एक कोर्स जो है वो 20-20 लाख में हो रहा है। बताइए आप किस तरीके से एक बच्चा पढ़ पाएगा? जबकि देश के अंदर राइट टू एजुकेशन का कानून लागू है कि शिक्षा का अधिकार लागू है, उसके बावजूद भी ये हाल है। बताइए 20 लाख रुपए दे के कौन ऐसा बंदा है मिडिल क्लास में, कौन ऐसा OBC में है जो 20 लाख रुपए दे के अपने बच्चे को डिग्री कराएगा? और अगर वो डिग्री करा भी लेता है तो उसके बाद उसको क्या मिलेगा? सरकारी नौकरी तो लगती नहीं। प्राइवेट में भी ये लोग जातिवाद करके उन लोगों को बाहर कर देते हैं, नंबर काट देते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं करते, NFS दिखा देते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल दिखा देते हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से OBC को बर्बाद करने का पूरा षड्यंत्र सरकार ने रच रखा है। और पिछले 10 सालों में सरकार ने जो भी काम किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ OBC SC और ST को ख़त्म करने के लिए किए हैं। उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई भी एक सिंगल काम नहीं किया गया। इसी प्रकार 14वां जो प्रहार किया है वो चिकित्सा। जो हमारे देश की चिकित्सीय प्रणाली है उनको एक तरीके से सरकार ने इस प्रकार से लूटपाट करने की छूट कर रखी है कि आज के जो चिकित्सालय हैं वहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर जो है उसका दूसरा नाम भगवान है। खैर मैं इस बात को तो नहीं जानता कि उसका दूसरा नाम भगवान है नहीं है, लेकिन तीसरा नाम उसका कसाई ज़रूर है। क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से डॉक्टर लोग गरीब जनता को लूट रहे हैं, अगर कोई भी इंसान एक सीरियस आदमी चाहे एक्सीडेंट से या सीरियस बीमारी के अंदर अगर हॉस्पिटल में जाता है तो ये यकीन मानिए या तो वो जान से जाएगा या फिर ज़मीन से जाएगा। ये 100% गुंजाइश है कि या तो उसकी ज़मीन बिक जाएगी तब उसकी जान बचेगी, और अगर ज़मीन नहीं बिकेगी तो उसकी जान जरूर चली जाएगी। ये हालत है हमारे देश की चिकित्सा पद्धति की, और ये सब देन है हमारे मोदी जी की। इसके बाद जो 15वां प्रहार है वो सरकार ने किया है महिलाओं पर अत्याचार। मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस पर मोदी सरकार किस तरीके से अमल कर रही है ये तो आप सबको पता होगा। मणिपुर की घटना हाल की है, उसमें क्या हुआ, गुजरात के अंदर 11 ब्राह्मणों ने एक मुस्लिम महिला बिकलिस बानो का बलात्कार किया, उसकी 3 साल की बच्ची को पत्थर से पटक कर मार दिया और उसके घर के 7 अन्य सदस्यों को भी मार दिया। उसके बाद उनको उम्र कैद की सज़ा हुई। तो मोदी सरकार
ने क्या किया कि जिस दिन मोदी जी 15 अगस्त पे भाषण दे रहे थे कि महिलाओं का सम्मान करना है, महिलाओं का अपमान नहीं करना है, उसी दिन उनकी गुजरात की सरकार, उनके मंत्री उन्हें जजों पे दबाव डाल के इन 11 ब्राह्मणों को आज़ाद करवा दिया और कहा गया कि ये संस्कारी होते हैं, ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, इसलिए उनको आज़ाद कर देना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि अघोषित रूप से इस देश के अंदर मनुस्मृति को लागू कर दिया गया है। यदि कोई अपराध ब्राह्मण करता है तो उसे कोई सज़ा नहीं होगी, और यदि वही अपराध कोई SC ST और OBC करता है तो उसको सज़ा होगी। अभी हाल ही में ले लीजिए, हरियाणा की हमारी बहनें, बेटियां, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया पहलवानी में, जिनको खुद मोदी जी कह के आए, उनके घर पे जाके कह के आए कि आप मेरी बेटी के समान हो, आप मेरी बेटी हो, और कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वहीं उनके मंत्री ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर उनको प्रताड़ित करने का आरोप लगा तो उन्होंने अपने मंत्री के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया और उल्टे महिलाओं का दमन करवाया, उन बच्चियों को कुचलवाया, पुलिस से पिटवाया। ये हाल है हमारे देश की सरकार का, जो नारा देती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इस तरीके से हम बेटियों को बचाएंगे? ये सब क्या हो रहा है? ये एक तरीके से समाज के किसी भी वर्ग को इस काबिल नहीं छोड़ना है कि वो बोल सके, सरकार के खिलाफ बोल सके, और जो भी बोलता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये हमारे देश के सरकार की हाल है। इसके अलावा सरकार क्या करती है कि जो आज के हमारे युवा हैं, उन युवाओं को अंधभक्त बनाना और उनको पाखंड में झोंकना, धार्मिक अंधविश्वास का नशा इस कदर पिलाना कि देश में जातीय, क्षेत्रीय और धार्मिक दंगे भड़क सकें, और जिसका पूरा पूरा फ़ायदा जो है भाजपा सरकार को हो सके, और भाजपा यही चाहती है। और इस सब को करने का उसका जो सिस्टम है, ये मकसद है, वो सिर्फ इतना ही है कि समाज का हर वर्ग इतना कमज़ोर हो जाए कि जब वो संविधान को बदले तो कोई भी इंसान उनके खिलाफ आवाज़ ना उठाए। इसके बाद मैं बात करता हूं प्रहार नंबर 16 का। EVM पर कंट्रोल। भाजपा बड़ी अच्छी तरीके से जानती है कि EVM मानव निर्मित मशीन है, और मानव निर्मित मशीन होने के कारण उसमें बड़ी अच्छी तरीके से छेड़खानी की जा सकती है। और 2014 में भले ही ये जनता के वोट से चुनाव जीते हों, मगर 2019 में जो इन्होंने चुनाव जीता, वो लगता नहीं कि इन्होंने अपने दम पे जीता हो या चुनाव के जनता के भरोसे से जीता हो। वो चुनाव लगता है कि 90% तक उसमें EVM में हेर फेर किया गया। परंतु जब कोई इस पर बोलता है तो लोग कहते हैं नहीं, EVM के अंदर घोटाला नहीं किया जा सकता। अरे भाई, कैसी बात है? दुनिया चांद पे पहुंच गई, हमारे ही देश के लोग चांद पे जा चुके हैं। चांद पे जाके हम जब अपने रोवर को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, तो भाई एक EVM एक छोटी सी मशीन है, क्या हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि EVM में चोरी, कोई भी मानव निर्मित जो भी मशीन होती है उसमें चोरी की जा सकती है। और जो आजकल डिजिटल जो चोरी होती है, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं, आजकल जो चोरियां होती हैं मशीनों में, वो 2 तरीके से होती हैं। एक होता है टेम्परिंग और एक होता है हैकिंग। हैकिंग क्या होती है? हैकिंग में एक मशीन अगर कहीं दूसरी जगह होती है और हम अपनी जगह पर बैठे होते हैं, बैठने के बाद में यदि वो मशीन थर्ड पार्टी इंटरनेट से जुड़ी हुई है या किसी भी प्रकार के इंटरनेट से जुड़ी हुई है, तो हम अपने ऑफिस से बैठ के उसके अंदर चोरी कर सकते हैं, उसके अंदर छेड़खानी कर सकते हैं।
और दूसरी होती है टेम्परेरी। टेम्परिंग मतलब होता है इंटरनेट के जरिए नहीं, बल्कि फिजिकली हम उस मशीन को छेड़ के, यानी उस मशीन की रैम निकाल लें, चिप निकाल लें, डाटा निकाल लें या उसके वायर काट दें, कुछ भी कर दें, तो हम उसमें छेड़खानी कर सकते हैं। तो मानव निर्मित कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसके अंदर छेड़खानी ना की जा सके। तो 100% नहीं, मैं 200% तक ये मानता हूँ कि ईवीएम में घोटाला होता है और ज़रूर होता है, और उसी के बल पे ये सरकार जीतती है। उसका एक कारण और भी है कि ये सरकार हर किसी का दमन करती जा रही है। मुसलमानों को ये दबाती है, दलितों को ये मारती है, ओबीसी वालों को ये मारती है, महिलाओं को ये मार रही है, किसानों को ये मार रही है, सबको ये मार रही है। उसके बाद में जो विपक्षी नेता हैं उनको भी मार रही है। इसका मतलब सरकार निडर है। तो सरकार निडर कैसे है? सरकार निडर इसलिए है कि सरकार के पास कोई तो ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए वो दोबारा सत्ता में आ सकती है, और उसको पूरा विश्वास है कि चाहे हम किसी को भी मारें, चाहे कोई कितना ही बोले, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, सरकार हमारी ही बनेगी। और वो अस्त्र है ईवीएम। जिस प्रकार से पहले के ज़माने में दादा परदादा कहानियाँ सुनाते थे, कहते थे कि शैतान की जान जो थी वो तोते के अंदर थी या शीशे के अंदर थी, इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ कि भाजपा की जो जान है वो ईवीएम के अंदर है। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, कोई भी भाजपा को इस देश से नहीं हटा सकता। और बाकी की एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ अपने देश के युवाओं को। प्रहार नंबर 17 एनएफएस सिस्टम, एनएफएस सिस्टम क्या है? एनएफएस सिस्टम नॉट फाउंड सुटेबल। जिन वर्गों को आरक्षण मिला हुआ है उन वर्गों के युवाओं का जब सिलेक्शन होने जाता है तो ये लोग वहाँ पर उनकी जो पद होते हैं उनके आगे नॉट फाउंड सुटेबल लिख के, और वहाँ से उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और 3 साल लगातार एनएफएस दिखाने के बाद में तीसरी साल में ये लोग एनएफएस की जगहों को जनरल कैटेगरी से भर देते हैं, और उनके जो उसका हक और अधिकार होता है आरक्षित वर्गों का, उनका हक और अधिकार छीन लेते हैं। इस तरीके से ये आरक्षित वर्गों को भी कमज़ोर कर रहे हैं। अब यहाँ तक बात मैंने कही थी, एक बात थी कि किस प्रकार से इन लोगों ने एक वर्ग जो है हिंदुस्तान का जो 90% वर्ग है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, उसको किस प्रकार इस जगह ले जाया जा रहा है, इस काबिल बनाया जा रहा है कि वो बोल ना पाए। इस कदर उनकी रीढ़ की हड्डी, आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है कि वो बोल ना पाए। और दूसरी तरफ अपने वर्ग को किस प्रकार मजबूत किया जा रहा है, उसके बारे में भी मैं ज़रा थोड़ा बताना चाहूँगा। सबसे पहले इन्होंने EWS लेके आए, EWS आरक्षण। जो वर्ग, जो सवर्ण लॉबी आज तलक आरक्षण का विरोध करती थी, उसी वर्ग को EWS इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन के नाम पे EWS आरक्षण, जिसे हम सुदामा कोटा भी बोलते हैं, सुदामा आरक्षण भी बोलते हैं, सुदामा आरक्षण दे दिया गया। वो भी कितना? 10% आरक्षण इन लोगों को दे दिया गया, ताकि इनके जो पक्ष के लोग जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उन लोगों को जल्दी से जल्दी मजबूत किया जा सके। दूसरी इन्होंने एक योजना चलाई है, दूसरी चिड़िया उड़। चिड़िया उड़ योजना मोदी जी ने चलाई है। इस योजना के तहत मोदी जी की सरकार क्या करती है कि मोदी जी के सगे संबंधी साथियों को, पूंजीपतियों को ये छूट दी जाती है कि वो देश का संपत्ति लूटे और लूट के सारा पैसा इकट्ठा करें और लेके विदेश भाग जाएं। और जिसके अंदर बहुत सारे लोग भगा चुके हैं ये, जैसे कि विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, इस तरह से बहुत सारे ऐसे गुजराती भाई बंधु हैं जो पैसा लेके और कमा के यहाँ से यहाँ की जनता को लूट के, और अडानी अंबानी जैसे लोग इतना पैसा कमा के और तुरंत भाग जाते हैं देश छोड़ के, और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होता है।
जबकि ये लोग ये कह के आए थे देश की सरकार के अंदर कि हम लोग बाहर से काले धन को लाएंगे और जिन लोगों ने बाहर काला धन इकट्ठा किया है उनको हम जेल में डालेंगे। लेकिन आज क्या है कि एक योजना के तौर पे ये लोग काम कर रहे हैं। जैसे बचपन में हम लोग खेल खेला करते थे, चिड़िया ओड़ और गधा ओड़, सबको उड़ा देते थे, ऐसे ही आजकल ये मोदी जी कभी नीरव मोदी को उड़ा रहे हैं, कभी ललित मोदी को उड़ा रहे हैं, कभी विजय माल्या को उड़ा रहे हैं और पैसा ले लेके ये सारे के सारे उड़ते चले जा रहे हैं। तो आज मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि संविधान नहीं बदला जा सकता, उनकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि मोदी सरकार या आरएसएस की सरकार जो है संविधान बदलने की प्रक्रिया पर सतत रूप से कार्य कर रही है और उनका प्लान लगभग सफल होता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में। और ये कहा नहीं जा सकता कि आने वाले समय में देश का संविधान नहीं बदल पाएगा। जिस तरीके से उन लोगों को सफलता मिल रही है, लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी हमको ये देखने को मिलेगा कि देश का संविधान बदल चुका है। और यदि ऐसा होता है तो देश का संविधान बदला नहीं जाएगा, बल्कि देश का संविधान ख़त्म हो जाएगा, मनुस्मृति लग जाएगी। और मनुस्मृति लागू होने का मतलब है कि इस देश की 90% जनता दोबारा से गुलाम हो जाएगी। और यदि देश की जनता चाहती है कि हमारा संविधान ना बदला जाए तो इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। विवेक ओबेरॉय के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, उसको जेल में डलवाने के लिए जितना भी हो सके आंदोलन करना चाहिए, सड़कों पे निकलना चाहिए, ताकि इस प्रकार की गुस्ताखी कोई दोबारा ना कर सके। और साथ ही साथ हमें भीमा कोरेगांव की भी तैयारी करना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि भीमा कोरेगांव एक ऐसा युद्ध था जिसमें 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को 24 घंटे के अंदर काट दिया था। क्यों काट दिया था? क्योंकि पेशवा जो थे वो महारों को उनका अधिकार देना नहीं चाहते थे, इसलिए ये भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ। मैं समझता हूँ कि सरकार के इरादों को देखते हुए देश की जितनी जनता है जो संविधान में विश्वास रखती है, संविधान का संरक्षण करना चाहती है, वो भीमा कोरेगांव का जो युद्ध हुआ था उस तरह के युद्ध की तैयारी हर कोने पे करे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद।